अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, प्रोग्राम है हस्ब हाल और मैं हूं उसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देती है नाजिया बेग और हम सबकी जान अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, मैं ये काफी दिनों से देख रहा हूँ कि ये हमारा एंकर ये कहते हुए ये ले रहा है ये को। मुझे लग रहा है कि इंतजामिया से मुझे शिकायत करनी पड़ेगी एप्लीकेशन के थ्रू, क्योंकि अगर एंकर ही प्रोग्राम का ये को ये लेगा तो ये किधर बेचारा ये होता फिरेगा। इसलिए सियाने कहते हैं कि कोई भी बात करो तो उससे पहले तोलो तो फिर बोलो। मैंने तो अल्लाह के फजल से ये बात येन में बैठा ली है, बल्कि एक छोटी तकड़ी भी खरीद ली। तुम्हारी तो छोटी छोटी बातें होती हैं, तुमने तकड़ी खरीद ली है। मेरी माशाल्लाह बड़ी बातें होती हैं, मेरे लिए तो वो ट्रकों वाला कंडा भी ना काफी है। बहुत अच्छे, दानिश्वर घट और पांडी ज्यादा लगे हो इस वक्त मुझे। वो कौन सी बातें हैं जो तुम पूरी गठड़ी गठड़ी जितनी करनी चाह रहे हो? बहरहाल सियाने वैसे सही कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। चूंकि एक लतीफा मैंने ऐसा सुना है, बल्कि हादसा ऐसा सुना है कि ईमान से मुझे तो डर बैठ गया ये इनमें। किसी खतून ने अपने खामन से पूछा ना कि जानू अगर मैं तुमको 3-4 दिन नजर ना हो तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? तो वो बेचारे ने तोलने के बगैर ही बोल दिया खुशी के मारे। कहता है बहुत अच्छा लगेगा, क्या बात है। बस फिर वो बेचारा 3-4 दिन अपनी बीवी को नहीं देख सका, बल्कि 5वें दिन भी नहीं देख सका मुकम्मल। अच्छा? हाँ जी, पीर वाले भी दिन भी नहीं देख सका, मंगल को भी नहीं, बुध को भी नहीं, जुम्मे रात को भी नहीं। जुम्मे को हल्का हल्का जब आंखों की सोच उतरी और वो खुली है ना, तो फिर उसे नजर आया कि यार ये तो बीवी सामने बैठी हुई है डंडा पकड़ के। इसलिए सियाने सही कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। बंदे को ये फास्ट होना चाहिए, तेज होना चाहिए, एकदम सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए इधर। तो 4 दिन रिकॉर्डिंग कैसे की तुमने फिर? बंद आंखों के साथ। शाबाश, यानी मैं एक हादसा सुना रहा हूं और तुमने मुझ पर ही डाल दिया। अक्ल वाली बात किया करो, एक बब्बर शेर को तुम क्या इल्जाम दे रहे हो? हद हो गई है तुम्हारे वाली। फास्ट होना चाहिए बंदे को, जैसे एक बंदा नाई के पास गया ना, उसको कहता भाई जी टेंड करने के कितने पैसे लेते हैं? नाई कहता भाई जी 100 रुपया। और कहता शेव करने के? कहता 30 रुपये। कहता चलो फिर ऐसे करें, पहले मुंह की शेव कर दे फिर सिर की शेव कर दे। एकदम हिसाब लगा लेना चाहिए कि क्या बात करनी चाहिए। अच्छा जी, राजा रियाज का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली के खौफ से उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए। हाय मेरे अमाल का, ये तो वही गल हो गई, शायद खट्टा है। शहद खट्टा है जी, राजा साहब की बात भी तो देखो ना, उसमें अंगूर खट्टे नहीं बनते, शहद खट्टा ही बनता है। कम करो राजा साहब, केड़े काम में पड़ गए हुए हैं? पिछले इलेक्शन में आपके पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में दौड़ गए थे। इस दफा अपने धांधली के खौफ से कैंडिडेट खड़े नहीं किए, कुछ सजे कब्बे करके खड़े कर देने थे जहां से धांधली नजर ना आती आपको, क्योंकि धांधली का आपको खौफ था तो कहीं लुक के खड़े हो जाते। लोग पूछते कि राजा रियाज साहब कहाँ खड़े हैं, तो सपोर्टर बताते किसी दरवाजे के पीछे खड़े हैं और उनका डिप्टी चेयरमैन जो है वो पिलर के पीछे खड़ा है और काउंसलर पौड़ियां थले खड़ा है। उधर से आपको धांधली नजर नहीं आनी थी। जुनैद साहब आप तो हंसते हैं, हमने वाकई धांधली के खौफ से बंदे खड़े नहीं किए। अगर ये नून लीग वाले कह दें कि हमने धांधली नहीं करनी तो हम 1000 में से आपको 1200 सीटें जीत के दिखा दें। 200 सीटें हमने एक्स्ट्रा जीतनी थी, क्योंकि एक कदी सीट का कोई केलको का निकल आता है तो उसको बंदा पीछे करके दूसरी सीट रख लेता है। साईं तो साईं, निसार खोड़ो भी बड़े साईं निकले। बिलावल भुट्टो को साहब की बजाय बिलावल साहिबा कह दिया। बहुत अच्छे, उधर देखो ये रहा, बिलावल साहिबा कह दिया, खुद उनके बंदे ने, निसार खोड़ू साहब साईं ने। मुझे नहीं लगता कि गलती से कहा है। मुझे खुद यही शक पड़ रहा है, साईं बने हुए ये कौन से साईं है सारे लैंड क्रूजरों में फिर रहे? साईं तो वो होता है जिसको अंडे लेने के लिए भेजे तो वो सारे पैसों की टाफियां खाए, वो साईं होता है। यार अगर टॉफियां खाने से साईं बनता है तो फिर सबसे बड़े साईं तो ये है। टिक्कियां टॉफियां खाना तुम किसको कहते हो?
نہیں یار میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سے سائی ہیں, ان کو تو انڈے لینے بھیجیں تو یہ مرغیاں خرید کے لے کھوڑو صاحب کو احتیاط کریں خدا کا واسطہ ہے. وزارت تعلیم کا آپ کو لفظ یاد ہے اور لیڈر اپنے کا نام نہیں یاد ہے آپ کو, وہ صاحب ہے کہ صاحب ہے, وزارت واپس کر کے تو پہلے نام یاد کریں لیڈر کا. اچھا جی, ریحام اور عمران کی طلاق پر بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا ہے کہ بڑھاپے کی شادی اور بینک کی نوکری سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. کیوں جی, اب پتہ چلا شیخ صاحب پہلے پائی ہیں جنہوں نے عمران خان کو اس چھپڑ میں پہلا تکا مارا تھا. اب اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی بڑھاپے کی شادی اور بینک کی نوکری ہے, کوئی بات رلتی اس میں, یہ بندہ بھی نہیں ٹھیک اور اس کے مسالے بھی نہیں ٹھیک. حد ہو گئی. عمران خان صاحب آپ کے دوست ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا تو شیخ صاحب میرے تائے والا صاحب ہے. تایا میرا چھوٹے تائے کے ساتھ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے جا رہا تھا نا, تو چھوٹے تائے سے موٹر سائیکل واج گئی ہے کہ سائیکل والے میں. اچھا, وہ بندے کٹھے ہو گئے تو چھوٹے تائے کو کٹنا شروع ہو گئے. ایک بندہ بڑے تائے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہاں پیچھے بیٹھا تھا جی, تو بڑا تائے کہتا نہیں پائی یا پچھلے چوک سے میری سائیکل چ وجہ سی اور میں نے کار چھڈن جا رہا, میرا تو کئی گوٹا زخمی ہویا. بہار کی الیکشن مہم میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا ہے کہ مجھے ووٹ کیوں نہیں دیتے, کیا میں پاکستانی وزیر اعظم ہوں؟ ایتھے رکھا مودی جان چھوڑ دو ہماری, خدا کے واسطے اپنے ذہن سے کو آپریشن کرا کے پاکستان نکلوا دے. کدھر پھنس گیا پاکستان تمہارے مغئی میں, کیا بن گئی ہے تمہیں, مت بجی گئی ہے یار اس بندے کی. دیکھو ہر دوسرے جملے میں ہر بات میں پاکستان زبردستی گزار رہے ہیں. اب تو سویرے سے اٹھ کے اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہوتا ہے اب میرا پاکستان استری کر دیو, میں کام تے جانے ہیں. ہاں ویکھو میری آنکھ چ پاکستان پہ گیا جی. بیگم کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بچیاں نو باہر نہ نکلن دیا کر, سڑک تے پاکستان جان دیا ہوتا ہے. نوکر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ آپ کا بسترا کیوں گلا, پانی رڑ گیا تھا؟ نہیں سونیا کہن دسی نا, مینوں راتی خواب چ پاکستان نظر آیا سی. اب تو اس کا بلڈ پریشر لو ہونا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دے سرانے کھلو کہ پاکستان دا نام لو ٹھیک ہو جائے. پھر اگلے کہتے ہیں کہ بھائی جی 3-4 ہری نام لے آؤں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے. وہ پھر کہتا ہے پھر نام لو لو ہو جائے گا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار ویسے پاک جنید جو بلدیاتی الیکشن میں تم نے پوزیشن بتائی تھی, ریزلٹ کی کیا ہوگی بیفور الیکشن بتایا تھا تم نے, ایگزیکٹ یار وہی نتیجہ نکلا ہے. ابھی ویسے نتیجے پورے نہیں آئے, نتیجے آ رہے ہیں. چلو پھر نہیں تعریف کرتے تمہاری. میں نے تو سوچا تھا کہ تمہیں داد دوں گی یار, واقعی تم نے صحیح کہا تھا. داد دینے والی زیادہ بات ہے نہیں نا, سب کچھ کلیئر تھا. پنجاب میں نون لیگ بڑے مارجن سے جیت رہی تھی, سب کو پتا تھا. دوسرے نمبر پہ آزاد امیدوار تھے, سب کو پتا تھا. اور تحریک انصاف سب کو پتا تھا. میں نے کون سا تیر مارا ہے. اور تحریک انصاف بہت بڑے مارجن سے تیسرے نمبر پر جا رہی تھی, سب کو پتا تھا. نہیں ویسے میں اتنا نہیں تھا سوچ رہا کہ اتنی کٹ مارجن پہ ہارے گی, یا مطلب نون لیگ اتنے زیادہ مارجن سے جیتے. اچھا ویسے قطع نظر اس بات کے کہ کس جماعت کی کیا پوزیشن رہی ہے, ذرا اس پورے انتخابی عمل پہ غور کرو تو تمہیں یہ نہیں لگتا کہ جو جمہوریت کی اصل سپرٹ ہے وہ کہیں نظر نہیں آئی. دیکھو نا, بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر کروانے کا فیصلہ صرف ایک وجہ سے کیا گیا تھا نا کہ یہ نرسری ہے, بالکل یہ جمہوری ٹریننگ کا بنیادی حصہ ہے. ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے, یہی سمجھا جاتا ہے, ابھی یہی بات. اور ورنہ دلیلیں تو یہ بھی دی جاتی ہیں کہ اس کو غیر جماعتی بنیادوں پہ کروایا جائے کیونکہ نفرتیں بڑھتی ہیں اور نالیاں تعمیر کروانا اور تعمیراتی کام کروانا چھوٹے موٹے, اس لیے سیاست سے اس کو دور رکھا جائے. لیکن دلیل یہ دی جاتی رہی ہے کہ جناب یہ تو جمہوریت کا حسن ہے, یہاں سے تو جمہوریت کی بنیادی ٹریننگ حاصل ہوتی ہے, اس لیے اس کو غیر جماعتی بنیادوں پر کروانا زیادتی ہے, اس کو جماعتی بنیادوں پر کروایا جانا چاہیے. سیاست کی الف بے کا پتہ چاہیے. اب تم یہ دیکھو کہ اس میں جس چیز کی شکست ہوئی ہے گزشتہ روز کے انتخابات میں, وہ سیاسی جماعتیں ہیں. بے شک وہ سیاسی جماعتیں جیتی ہیں یا ہاری ہیں. What do you mean by this? تم دیکھو
سب سے زیادہ اکثریت پنجاب میں نون لیگ نے حاصل کی نا. ہاں جی. اب نون لیگ کے لاہور کو مائنس کر دو, فیصل آباد دوسرا بڑا شہر تھا, ہاں جی. وہاں پر کتنے افسوس کی بات ہے کہ نون لیگ, اب سب سے اس سے بھی پہلی بات تو یہ ہم دیکھو کہ رولنگ پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت, اس نے پنجاب میں 30% حلقوں میں اپنے امیدوار ہی کھڑے نہیں کیے. کیا مطلب؟ نون لیگ نے 30% حلقوں میں اپنے امیدوار اناؤنس ہی نہیں کیے تھے. اچھا. ہاں, یہ یعنی جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہے. پھر اس کے بعد تم دیکھو کہ جو کچھ فیصل آباد میں ہوا ہے, اس کے بعد جو کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ جناب آدھے جو نون لیگی ہیں وہ الیکشن لڑے ہیں ڈائمنڈ کے انتخابی نشان پہ, اس سے بھی زیادہ جو تعداد میں ہے وہ بالٹی کے نشان پہ لڑ رہے ہیں, کچھ شیر کے نشان پہ لڑ رہے ہیں, سارے آپس میں دستوں گریباں ہیں. ہائے 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 ہائے. نہیں واقعی بات تمہاری ٹھیک ہے کہ یہ جو ایجوکیٹ کیا جانا تھا نا جی, یا کیا جاتا ہے یا بلدیاتی الیکشن کے تھرو سیاستدانوں کو, اس کے الٹ بلکہ الٹ ہوا. اور کسی سیاسی نظریے کے بغیر اپنے کارکن کی پولیٹیکل ٹریننگ کرنا عجیب سا نہیں لگتا؟ مجھے تو یہ الیکشن دیکھ کے اس حوالے سے وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے کہ سردار جی رات کو اپنا موبائل چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ یہ آف کر کے چارجنگ پہ لگایا کرنا ورنہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. سردار جی کہتے ہیں میں ایڈا بھی پاگل نہیں, میں بیٹری کٹ کے چارجنگ پہ لانا ہوں. شاباشی. بیٹری بیچ میں نہیں ہے تو چارج کیا ہو رہا ہے؟ اسی طرح اگر الیکشن میں نظریہ ہی نہیں ہے یا کوئی ایک جماعت جو ہے اس کا اپنی کو پالیسی یا اپنا کوئی ایسا دین مان ہی نہیں نظر آ رہا ہے تو ٹریننگ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے فلاں حلقے کو اوپن چھوڑ دیا تھا, یعنی پورے شہر ہم نے اوپن چھوڑ دیے تھے. اوپن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس حلقے کو بے اصولی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ جس کو ووٹ دینا چاہو دے دو, جو جیتے گا وہ ہمارے ساتھ آ جائے گا. یہ آپ جمہوری ٹریننگ کر رہے ہیں لوگوں کی. ٹی وی کے اوپر سارے جو تبصرہ کرنے والے بھی ہیں وہ بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ جی چونکہ آزاد امیدوار دوسرے نمبر پہ ہوں گے اور بہت زیادہ جتیں گے, اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ تو حکومتی پارٹی کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں بعد میں, چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فنڈز لینے ہیں اور یہ رولنگ پارٹی جو ہے جو اقتدار پہ بیٹھی ہوئی ہے اس سے ہمیں یہ زیادہ فائدہ ہو. اور صرف رولنگ پارٹی کا ماتم نہیں ہم کر رہے ہیں, ساری سیاسی جماعتیں یہ الیکشن آ رہی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ بھی یہ الیکشن آ رہی ہے, پی ٹی آئی بھی یہ الیکشن آ رہی ہے. یار یہ تو نہ کہو کہ ہار ہی گئی ہے, نون لیگ تو جیت گئی. یار ہارنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے مینیفیسٹو پہ یہ الیکشن لڑتے, مینیفیسٹو یہ نہیں ہوتا کہ نالیاں تعمیر کروانے کا اعلان کرتے, لیکن آپ ایک بینر تلے ایک پرچم تلے الیکشن لڑتے اور کسی میں آپ کے ایم پی اے ایم این اے یا کسی امیدوار میں جرت نہ ہوتی کہ آپ کے فیصلے کو ڈیفائی کرتا, وہ آپ کے فیصلے کو آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا. لاہور میں بھی کئی حلقوں میں سنا گیا جی کہ ایم این اے ایک بندے کو سپورٹ کر رہا ہے, ایم پی اے دوسرے کو کر رہا ہے, اور ساری سیاسی جماعتیں. اس کے بعد تم تحریک انصاف کو دیکھ لو, تحریک انصاف کو تو اس الیکشن سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے, بہت کچھ سیکھنا چاہیے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. وہ سیاسی جماعت جو لاہور کے ایک بڑے حلقے میں نیک ٹو نیک مقابلہ کرتی ہے نون لیگ کا, یار اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اتنا بری طرح ہار جائے. لیکن 2-3 ہفتے کے بعد بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں تو تحریک انصاف دور دور تک نظر نہیں آتی. ویسے میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے دیکھو نا یہ بلدیاتی الیکشن چودھری سرور صاحب کے سپرد کیے ہوئے, جن کو جمعہ میرے خیال 6 نہیں تو 7 دن ہوئے ہیں پاکستان آئے ہوئے, اور ان کے سپرد کر دیا کہ لو جی بلدیاتی الیکشن لڑواؤ. ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا. اب چودھری سرور صاحب کیا کر رہے ہوں گے؟ اب چودھری سرور صاحب الیکشن ہار گئے, اب وہ مؤدب عطسہ لے کے دھاندلی تلاش کر رہے ہیں. کیا ڈھونڈ لیا انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جی پولیس والے ووٹ پڑواتے رہے ہیں, ورنہ میں نے تو بڑی تیاری کروا دی ہوئی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف والوں کو چاہیے کہ الیکشن کی تیاری کی ذمہ داری کسی اور کے سپرد کر دیں. چودھری صاحب کی ذمہ داری یہی لگا دیں کہ بھائی جی تسی بعد چ دھاندلی ڈھونڈنی ہے. اور دوسری طرف لاہور کے آرگنائزر شفقت محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کی اس الیکشن میں ناکامی
की जिम्मेदारी कबूल कर लें। नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ले शफकत महमूद साहब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको पता है कि इसमें शफकत महमूद साहब का किस कदर हाथ था। हाँ जी, हाँ जी। मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई अब मामलात को बेहतर करना चाहती है तो सबसे बड़ा काम जो करना चाहिए वो ये कि इमरान खान साहब को बनी गाला को कुछ अरसे के लिए खैरबाद कह के लाहौर में जमान पार्क में अपने डेरे लगाने चाहिए। बल्कि कुछ अरसे के लिए नहीं, मुस्तकिल छोड़ना चाहिए। लोग यहाँ से जीत के तो इस्लामाबाद जाते हैं, वो जाकर पहले इस्लामाबाद बैठ रहे हैं, उधर से मैं जीतूंगा। यार खैर, सबसे ज्यादा मुझे जो अफसोस हुआ है ना, बल्कि काफी अरसे से मुझे अफसोस है, वो जमात इस्लामी का होता है। जमात इस्लामी को कुछ चंद सीटें पहले भी लेती थी, मगर कुछ ना कुछ उनका ऐसा रोब दबदबा होता था सियासत में कि काफी हमारी अकदार जो हैं वो सलामत रह जाती थी। यार जमात इस्लामी लाहौर में बल्दियात की हद तक एक बड़ी सियासी कुव्वत थी यार। जो आखिरी इलेक्शंस हुए हैं जमात इस्लामी ने उसमें जिला नाज़िम का इलेक्शन लड़ा है और क्लोज और टफ टाइम दिया था। लेकिन हाफिज सुलेमान भट्ट साहब लड़े थे। हाँ, लेकिन इन इलेक्शंस में 274 में से सिर्फ 26 सीटें ऐसी हैं जिसपे जमात इस्लामी ने अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा। और तुम देखो कि जमात इस्लामी के कई मरकजी लीडर्स के साहबजादगान मरूसी सियासत के गुनाहे बेलज़त के भी मुर्तकिब हुए और हारे भी हैं। बिल्कुल है। मतलब आप किसी और को आप कह नहीं सकते कि भाई जी मरूसी सियासत आपने क्यों अपना हमजा शबाज सियासत में ले आए हैं, आप क्यों बिलावल ले आए हैं। लोग कहेंगे भाई आप भी तो अपने मुंडे लेके आए थे, वो नहीं चले तो ऐसी की करिए। अब मेरा ख्याल है कि सिराजुल हक साहब को भी वो फैसले कर लेने चाहिए जो वो एक अरसे से करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। अब बिल्कुल उनको देखना चाहिए कि जो मुर्दा घोड़े हैं उनके अंदर फिर रहे हैं और कख भी नहीं कर रहे, बजाय पार्टी को अच्छा करने के डबो रहे हैं, उनको साइड पे कर देंगे। भाई जी तस्वीर पढ़ो तो विरद करते रहना, असी जरा योर ला लें। अच्छा तुम ये देखो कि किसी इंतखाबी नतीजे के बाद अगर किसी सियासी रहनुमा ने अपना तर्ज सियासत बदला है तो वो कोई और नहीं, नवाज शरीफ साहब है, जिनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि वो अपना तर्ज सियासत नहीं बदलते। लेकिन हल्का 122 के जिमनी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जितना तर्ज सियासत नवाज शरीफ साहब ने बदला है किसी ने भी नहीं बदला। उन्होंने इसको अपनी शिकस्त जाना है और उसके बाद उन्होंने वो तर्ज सियासत इख्तियार किए जो पहले उनकी सियासत में देखने में नहीं आता था। हाँ जी, जलजला ज़दा इलाके में वो खुद गए हैं, जाके उधर अपोजिशन लीडर जो उस इलाके का परवेज खटक साहब उनको साथ बैठाया है। हालांकि ये काम पहले शहबाज शरीफ साहब किया करते थे। फिर इस इलेक्शन में भी देखो ना, आके अपने हल्के में वोट भी उन्होंने डाला। ये आजम आके काउंसलर या अपना चेयरमैन को वोट डाले, बड़ी बात सियासी रवैये का मुजाहरा किया। और लोगों को जिस तरह वो बहुत अरसा पहले जब वो वजीर आला से पहले की सियासत करते थे, जैसे वो अपने इलाके में फिरते थे ना, इस तरह महलों गलियों में हाथ लाते थे, उस तरह वो फेरा लगा के गए हैं इधर से। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये जो इलेक्शन गुजरे हैं और बड़ी गहमा गहमी रही है, इस हवाले से मैं याद माजी सेगमेंट को करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये इलेक्शनों के हवाले से कुछ पुरानी बातें याद करवाना चाहता हूं आपको। उसमें सबसे पहली बात जो है ना, वो तो है प्रिंटिंग का काम। ये जो पोस्टर वगैरह अब पोस्टर फाड़ के दौड़ी, ये नहीं कहना सच। ये जो अब पोस्टर छपते हैं ना रंगीन, एकदम कितने सारे छप जाते हैं, ऊपर बड़ी खूबसूरत हीरोओं वाली फोटो में भी लगी होती है, बल्कि कंप्यूटर के अंदर फोटो ठीक भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका इधर को बड़ा मौका हो वो खत्म करके छोटा कर लेते हैं या ऊपर खत्म कर लेते हैं, या जिसका रंग बेचारे का मेरे का पुसा हो उसको या चिटा चिटा करके गोरा बना लेते हैं। इस तरह की चीजें बहुत हो गई हुई हैं। वैसे तो महंगे लगते हैं ना बाल, मगर कंप्यूटर पे लगाए तो बड़े सस्ते लग जाते हैं। ये अब काफी काम हो जाता है, पहले ऐसा नहीं था होता। पहले प्रिंटिंग का काम इतना तेज नहीं था हमारे मुल्क के अंदर, और लोग जो है ना वो हाथ वाले बोर्ड बनवा के लगवाते थे, अक्सर या हाथ से ही बैनर लगवाते थे। और कई जो जरा तगड़े होते थे ना उम्मीदवार, वो हाथ से ही बुरश के साथ ही अपनी फोटो भी बनवाते थे। बताना पड़ता था लेकिन साथ के ये मेरी तस्वीर है, मुश्किल से पता चलता था कि ये उम्मीदवार की तस्वीर। हाँ जी, कई दफा मल्ले वाले पूछते थे बड़े भरा खिलार ली नहीं मेरी ये फोटो।
अच्छा बाल पेशान कर छे ने पेंटर ने। ये बैनर ना देखे वो अगले चौक वाला देखे, उधर आपको नजर आएगा कि मैं ही खड़ा हूँ। आपस में तस्वीरें मिलती भी नहीं थी, हाथ से तो बनती थी, बीच में से कई पेंटर अपने शागिर्द से भी बनवा लेते। उस्ताद जो खुद बनाता था उसमें उम्मीदवार ठीक होता था, जो शागिर्द बनाता था वो उसमें उम्मीदवार बेचारा बैनर पे ही हार जाता था। तो ये काम बड़ा अजीब होता था। और फिर ये जो है ना जी काम सारा ये अब तो सिस्टमेटिकली होना शुरू हो गया ना, लोग मिल जाते हैं बैनर लगाने के लिए, जी 50 रुपए फी बैनर लूंगा ये वो। पहले मुझे याद है हमारे बचपन में उम्मीदवार खुद बेचारा खड़ा होता था सिर पे, और महल्ले के लोग या उसके भतीजे अपने में बड़े जो कलोई होते थे वो बेचारे चढ़ चढ़ के तो खंभों के ऊपर और दीवारों के ऊपर लगाते थे बैनर शैनर। अच्छा। और पोस्टर भी लगाते थे जो पाड़ के यार फिर भैया। इलेक्शंस के हवाले से जो सबसे तवाना याद है ना, सबसे मजबूत याद मेरे बचपन की वो ये है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के तराने वो जीपों पे लाउड स्पीकर्स लगाए होते थे और अपनी अपनी सियासी जमातों के तराने होते थे। मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी वो जो मशहूर जंगी तराना है, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया, ये जब उनकी जीप गुजरा करती थी बस वो पता चलता था कि जनाब इलेक्शन पीपल्स पार्टी। हाँ जी कभी पीपल्स पार्टी का ये तराना चलता था कि ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया। अब चलता है कि ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा इलेक्शन सिर पे है आया। वाकई। और लाउड स्पीकर के ऊपर सिर्फ तराने नहीं थे चलते, साथ साथ ऐलान भी होता था कि फलाने उम्मीदवार को वोट दे, ना झुकने वाला ना बिकने वाला। चूंकि पोस्टर और ये जो है ना बैनर शैनर कम होते थे ना, हाथ से जो करते थे उसमें कम। तो इसलिए साथ एक टांगा होता था जिसके ऊपर स्पीकर लगा के तो महल्ले में फेरा जाता था, या रक्शे में बैठ के लाउड स्पीकर के साथ ऐलान होता था। पूरी कैंपेन चलती थी। और सबसे मजेदार जो चीज मुझे आज भी याद है ना, हाय 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 वो अब नहीं नजर आती। सबसे पहली मजेदार ये चीज होती थी कि कोई जो नाराज होते थे ना महल्ले में लोग, उनको बकायदा जाके उम्मीदवार साथ बंदे ले जाके, और बंदों को भी ये पता होता कि भाई सुलह होने लगी है, जाके मनाते थे, उनसे माफिया मांगते थे, उनसे सारी गुफ्तगू करते थे कि भाई जी को दिल च रंजिश ना रखना, वोट तो चलो आनी जानी वाली चीज है मगर दिल में रंजिश ना रखना और फिर वोट भी दे ही देना। नहीं, ये जो सुलह वाला काम होता था ये इलेक्शन में खड़ा होने से पहले किया करते थे, और ये मुशावरत करके कि जनाब अगर आपकी आशीर्वाद है तो फिर हम इलेक्शन में खड़े होते हैं। हाँ जी और अगर उम्मीदवार के ये होता था ना कि जिसकी तरफ माफी मांगने जा रहे हैं इसने आगे से नहीं माफ करना, तो फिर उसकी तरफ नहीं थे जाते, डायरेक्ट ही खड़े हो जाते थे। अच्छा, अब दीवारें लिखने पे पाबंदी लग गई है और कुछ अरसे से ही लगी है, चंद सालों से ही, मगर दीवारें लिखने का भी बड़ा रवाज होता था। और उस दीवार के लिखने में सबसे खूबसूरत बात ये होती थी कि उस पे शेर जरूर लिखा होता था, और चंद शेर मसलन तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबराया काब, या यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, फूकों से ये चिराग फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ये शेर पढ़ के मुझे हमेशा सालगिरह याद आती और महल्ले के शरारती बच्चे वो जो पेंटर दीवार लिख रहा होता था ना, उससे हमें दीवार पे साइड पे कहीं लिखवा देते थे मुनीर पंबीरी है। अब मुनीर बेचारा जो है महल्ले का लड़का, उसका निक नेम होता था जिससे वो चिढ़ता था पंबीरी, वो बखरा गालियां निकालता फिरता था महल्ले में कि ये किसने लिखवाया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, टेलीविजन के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के रुझानात पर बात करने के लिए आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं एक टीवी व्यूअर नाजिर मलिक और एक सीनियर तज्जियाकार। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं तो हाथ खड़े कर चुका हूं, मैं तो इस बात में कुछ तबसरा नहीं करने वाला। अल्लाह माफ करे, बेसूद होती है हर बात। टीवी वालों ने करना वही होता है जो उनके मन में आ जाए।
किसी बेवकूफ आदमी का मशवरा तो कोई मानता ही नहीं है ना। सही, बिल्कुल सही। खुद ही चुके, खुद ही माशाल्लाह दानिश्वर बने बैठे। उनको क्या भाई, आवाम से क्या सरोकार, आवाम की तो कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए आप, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें बुलाया है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप इनसे बात कीजिए, ये टीवी के बंदे से बात, आप खोल के बात करें, आपको सुनने के लिए बुलाया है। लोगों को कब कुछ सुनता है भाई। Excuse me, waste your time. आप प्लीज जो बात करनी है मुझसे जल्दी जल्दी कीजिए, मैंने और बहुत काम। अब देखिए भाई साहब ने गलत अंग्रेजी बोली, किसी को पता चला। यही तो मैं कहता हूँ, हर बात गलत करते हैं और उसमें पर्दा डाल के तो आगे निकल जाती है। जुनैद साहब प्लीज बात कीजिए। एक मिनट भाई, खुदा के वास्ते मैं कहीं रुई ना ठोस लूं, 2 मिनट ठहर जा। बहुत सुनते हैं मेरी, बहुत सुनते हैं। देखिए गालिबन आपको आधी जिंदगी गुजर गई आपकी बकवास सुनते हुए, 2 मिनट ठहर जाओ। गालिबन आपको ऐनक खुली नहीं, तो आपका क्या ख्याल है, इसमें पतावा डाल लूं? मजा आया होगा भाई। मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ भाई, कोई हल बता दो, कोई हल बता दो। किस चीज का हल? एक पहले तो उससे बात की मैंने, कहा यार को हल बताओ, किसी तरीके से ये टीवी देखना छोड़ दूं मैं। उसने एक पीर साहब का बता दिया। लो भाई, मैं पीर साहब के पास पहुंचा हूं, अंदर घुसा हूं तो पीर साहब खुद हस्बयाल लगा के बैठे हुए थे। तो मैंने कहा भैया आपके पास तो आया, बुजुर्ग आ रहा हूं, आपके पास तो यही मसला लेके आए जो आपके घर में पैदा हुआ है। भाई कौन सा मसला है? मैंने कहा भाई टीवी देखना नहीं छोड़ रहा मैं, हालांकि जिंदगी अजीरन कर दिया इस डब्बे ने। तो कहने लगे भाई इसका तो हम तो देखते हैं खुद शौकिया, आपने अगर छोड़ना है तो उसका हल भी है, चिल्ला काट लो, 4 महीने का काट लो चिल्ला। ये जो 4 महीने आपकी तरफ नहीं आया हुआ है, मैं चिल्ला ही काट रहा था। ऐसी दुश्वारी जिंदगी में बन चुकी है ये टेलीविजन जो है, टेलीविजन देखना। ओ बहन क्या बताऊं आपको, आप यकीन मानिएगा, तुम्हारी भाभी के साथ अगर लड़ाई होती है तो उसकी वजह सिर्फ टीवी है। बच्चों के साथ घर में अगर लड़ाई होती है तो उसकी वजह सिर्फ टीवी है। सही कह रहे हैं आप। हमसायों के साथ अगर लड़ाई होती है तो उसकी वजह सिर्फ टीवी है। ऊंची आवाज की वजह से। ससुराल के साथ अगर लड़ाई होती है तो उसकी वजह सिर्फ टीवी है। बीवी और टीवी की क्या रकाबत है? लो भाई, ये तो नाम से ही रकाबत शुरू हो जाती है। बीवी टीवी, उसके आखिर पे भी वी आ रहा है, उसके आखिर पे भी वी आ रहा है। वो मसला ये है, बीवी जो है ना वो कहती है कि भाई मुझे तो छोड़ दो, तुम छोड़ दो, इसी से शादी कर लो, टीवी से शादी कर लो। भाई वो तो यहाँ तक कह चुकी है मोहतरमा, वो कहती है कि तो ये मेरी सौतन है, सौतन है, ये टीवी नहीं है, मेरी सौतन है। अच्छा चल, बच्चों के साथ क्या जाएगा? वो भी सुन लो, वो भी सुन लो, वो भी सुन लो, सुनाता हूँ। ये खारिश वाला आदमी मेरे साथ बिठा दिए। अबे खारिश नहीं है, बेवकूफ आदमी, पैंट ढीली में आया है उधर। बहुत अच्छे, पैंट तुम्हारी ढीली है ना, तुम्हारी ढीली, दिमाग तुम्हारा ढीला। यहाँ फड्डा हो जाएगा, फड्डा हो जाएगा। ये तो टीवी के अंदर नहीं बैठा हुआ, ये बाहर से बात करो, अदब से बात करो। अदब से क्या बात करूं, बाप लगता है मेरा। जा अलग हट। जुनैद साहब प्लीज। बच्चों के साथ क्या झगड़ा है भाई, हाँ वो भी सुन लो। जी जी। यकीन मानो जुनैद मियां, यकीन मानो, वो बच्चे जो इंतहाई बाअदब है, हर बात बाप की इस तरह सुनते हैं जैसे मैं तुम्हारी भाभी की सुनता हूँ। यकीन मानो टीवी के मसले में वो सामने खड़े हो जाते हैं, डट जाते हैं, बाप के सामने डट जाते हैं। भाई जो भी टीवी लगाता ही तो फौरी तौर पर कहते हैं कार्टून लगाओ। अबे खुदा के वास्ते, मैं राना सनाउल्लाह देखना चाह रहा हूँ, वो क्या कह रहा है, तुम कह रहे हो कार्टून लगाओ। होता ही है, होता ही है। जब भी राना सनाउल्लाह लगाते हो तो कहते हैं नहीं मैं कार्टून लगाओ। यकीन मानो तुम तो भाई मेरे टेलीविजन 2 ले लो, बच्चे कार्टून देखते रहे, आप हमें देखते रहो। यानी आपको देखने के लिए और बच्चों को राजी करने के लिए खर्चा डबल कर लो। किस्सा मुख्तसर जुनैद भाई, मुख्तसर सुनाना। मुख्तसर सुनाने लगा भाई, और दूसरों के लिए मुख्तसर करवा रहे हो, खुद छोटी सी बात को खींच के शैतान की आंत बना देते हो। वही हमारा काम है। वो कौन सा काम है भाई? कोई बेचारी बदकिस्मत लड़की एयरपोर्ट से डॉलर ले जाती हुई पकड़ी जाए सही, उसे जाते हुए ये दिखाते हैं, आते हुए ये दिखाते हैं, ना जाते हुए भी ये दिखाते हैं और ना आते हुए भी ये दिखाते हैं। अगर ऐनक पहन ले तो कैमरे ऊपर चले जाते हैं, हुड पहन ले तो कैमरे नीचे चले जाते हैं। अगर वो तारीख में जा रही है तो कैमरे भी पीछे जा रहे हैं। अगर वो हवालात में बंद है तो सारे बाहर डेरा डाल के बैठे हुए हैं। अगर साथ अम्मी है तो उसकी भी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। अगर अब्बा बाहर आए हुए हैं तो वो भी दिखाए जा रहे हैं। ओ भाई मेरे इसमें खबरियत है। लो भाई, बस लो, खुदा के वास्ते जाने दे यार। वो कौन सी खबरियत है खुदा के लिए? इस खबर में खबरियत नहीं है, दिखाने वाला बदली
नीयत है। दिखाओ जरा, देखो सही जरा, देखो एक डॉलरों की स्मगलर को आते जाते दिखाया जा रहा है, और उसी दिन अगर कोई बेवा बेचारी भूख की वजह से अपने 2 बच्चों समेत खुदकुशी कर लेती है, वो नहीं दिखा रहे, वो कोई नहीं दिखा रहा भाई, वो कोई नहीं दिखा रहा। इसमें खबरियत है, ये दिखा लो, ये दिखा लो भाई, तुम लोग ये दिखा लो। हद हो गई है वैसे। मैं तो ये हैरान हूं कि इन लोगों को खबरियत मिलती किधर से है। वैसे बात तो इनकी ठीक है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। क्या हुआ है? ओ देखो, किसी के घर से सांप निकला है, वो टीवी पे चल रहा है, देखो तो सही। यार सांप छोड़ो, ओ भाई आप शो में बैठे हुए हो। देखो देखो, ये करते हैं ये टीवी वाले, ऐसा बना के दिखाते हैं कि बंदा भूल ही जाता है कहाँ बैठा हो। भाई बनाए क्यों? देखो देखो, आप आया, मैं आपके प्रोग्राम में हुआ हूँ, तो सांप ऐसा निकाल के दिखा रहे हैं वो कि हैरान हो गए हो। मैं उधर ही, सारी तवज्जो उधर चली। भाई हैरान कौन वाली बात है, सांप है सांप। अबे बस कर दे बे, सांप दिखा है, इतना सांप है, सांप 1.5 फुट का सांप है। हमारे घर में 9 फुट का सांप निकला जाएगा, 9 फुट का सांप। मेरी अम्मा ने मुझे बताया, मगर उस वक्त टीवी नहीं था, उस वक्त किसी ने दिखाया नहीं। अब देखो 1.5 फुट का सांप है निकला हुआ, और उसे कोबरा बना के दिखा रहे हैं, कोबरा। अबे वो कोबरा भी ऐसा जी चाहे उसके ऊपर कोई नमक छिड़के कोबरा मर जाए। अबे वो कैचवे को कोबरा बना देते। ये बात तो ठीक है कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। वो पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, मुझे ये समझ नहीं आती कि छोटी छोटी बातों को इस तरह बना के दिखाते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं, और लोगों के जहन पागल कर देते हैं ये लोग। ओ सर, ये रेटिंग का चक्कर है, इससे हमारे रेट बढ़ते हैं। ये जुनैद साहब, असल बात ये है, ये जो भाई साहब बातों में बता गए हैं ना, असल ये मसला है इन लोगों का, ये मीडिया वालों का मसला। रेटिंग आनी चाहिए, रेटिंग आए, जरूर रेटिंग आए, बच्चा रात को घर आए ना आए, रेटिंग आए। रेटिंग नहीं गिरनी चाहिए। रेटिंग को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाती है। वो कैशवे को जो मैं कह रहा था कि कोबरा बना के दिखा देते हैं, सिर्फ रेटिंग आनी चाहिए, रेटिंग गिरनी नहीं चाहिए। खुद गिर जाए छत से खैर है, रेटिंग ना गिरे। मजा आया होगा भाई, तुम भी मीडिया वाले हो, मजा तो आया होगा भाई। रेटिंग नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है, रेटिंग नहीं गिरनी चाहिए, मगर रेटिंग को गिरने से बचाने के लिए नजरों से तो ना गिर जाओ भाई। कुछ तो भाग भरम रखो खुदा के वास्ते। मुल्क की इज्जत को देखो, मुल्क की कौम की कौम। नाक पे रक्षे की बाडी लगा के फिरने वाले। लो भाई, ये हमारा कारोबार है। ये रक्षे की बाडी वाला नहीं, रेटिंग ऊपर नीचे जाना, ये हमारा कारोबार है। तो करो भाई, कारोबार करो, कौन रोकता है कारोबार करने से? करो, जरूर करो कारोबार, मगर अपनी अकदार को दांव पे लगा के थोड़ा कारोबार करो। कारोबार का मतलब ये तो नहीं होता कि हर चीज बाकी मर जाए और कारोबार बच जाए। हेलो हेलो, क्या रेटिंग नहीं आ रही? क्या नहीं आ रही? और नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? भाई ये सब होल का इस्तेमाल करवाओ। अब ठीक है, अब अभी आती है, देखते रहो। बात सुनो, ये जो एंकर बैठा ना, ये कह रहा था कि ये शख्स बिला वजह मुंह उठा के इधर आ जाता है, हालांकि मैं इसे बुलाता भी नहीं। कौन कह रहा है? ये सामने जो बैठा है। खुदा का नाम लो, खुदा का नाम लो, खुदा का नाम उसे लो। कहो, मुझे क्यों कह रहे हो? ये हद हो गई है भाई, हद हो गई है। ये क्या हो गया? ये ऐसे ना, ये ले जाए मेरे साथ नहीं बनाओ भाई। मैंने क्या कहा? आराम से बात करो। मैं को मिन्नतें करके नहीं आ रहा था। अच्छा, आराम से बात करो। आराम से ही बात कर रहा हूँ, आराम से बात करो। मैं लानत भेजता हूँ। आराम से बात करो ना, आराम से ही बात कर रहा हूँ। आराम से बात करो। हद हो गई भाई, हद हो गई है। तुम लोग आराम से जिसको मर्जी जो मर्जी कह लो भाई। आराम से बात करो, आराम से खुद आप कहते हो, क्या हुआ है? आप खुद कह रहे हो, मैं खुद फोन करके बुलाते हो और ऊपर से कहते हो कि हम नहीं बुलाने चाहते। मैंने कब कहा है? क्या भाई, ये बात करने वाले। देखो मेरे भाई, मेरी बात सुने, आप प्रोग्राम लाइव जा रहे हैं, प्लीज जरा आप आराम से। ये भाई साहब के कहने पे मैं खामोश हो रहा हूँ, मैं तुम्हें बता दूं। नहीं, मेरे कहने पे खामोश ना हो आप, प्लीज। ये आपका पर्सनल मैटर है, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं बाबा, पर्सनल क्या मैटर भाई, खुद बुलाते हैं। मैं तो, मेरे पास तो टाइम नहीं होता इतना। जी टाइम तो हमारे मुझे फोन करते हैं तो आता हूँ भाई, मैं नहीं कैसे आता भाई, मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि ये भाई साहब खुद कह रहे थे कि वो हम नहीं बुलाते।
वो सिर्फ रेटिंग के लिए हम दोनों को लड़ा रहा है। जी नहीं भाई, वो तो कह रहा है कि खामोश हो जाए, मत लड़े, लाइव जा रहा है, वो कह रहा है बेचारा। बीच बीच पे हमें ये भी कहना पड़ता है। जी यार वैसे अल्लाह बचाए आप लोगों से भाई, अल्लाह बचाए। ईमान से हैरान हो गया मैं, ऐसा झूठ बोल रहे होते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता। छोटे से मसले को, बात को पतंगड़ बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, और कुछ नहीं देखते कि किसी का कोई जाती मामला है या मुल्क की इज्जत का मसला है, कुछ देखते भाई सारे चैनल तो नहीं ऐसा करते ना। वो यार खुदा के वास्ते नहीं करते तो जो करते हैं वो कैसे बात आएंगे। अभी ये देखो ना, ये 2-3 दिन पहले की बात है ना, जो इमरान खान साहब की और रेहाम खान साहबा की जो तलाक हुई है, वह अल्लाह माफ करे यार, खुदा के वास्ते किसी का घर बर्बाद हो रहा है, छोड़ो यार, खुदा के लिए छोड़ो, खैर मांगो यार, दूसरों की खैर मांगो, छोड़ दो। उस अफसोसनाक वाक़े को इस तरह ड्रामाटाइज कर रहे हैं, इस तरह ड्रामाटाइज कर रहे हैं, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज छोटी छोटी बात की बना के चला रहे हैं कि शर्मिंदगी हो रही है। नाज़रीन हम आपको बताएंगे, हम आपको पहली दफा बताएंगे कि ये रेहाम खान और इमरान खान की सबसे पहली लड़ाई किस वक्त हुई थी। नाज़रीन, ये लड़ाई उस वक्त हुई थी जब रेहाम ने पहली दफा मसरों की दाल पकाई थी, और इमरान खान साहब दाल खा रहे थे तो उनकी दाढ़ में रोड आ गया था। नाज़रीन, दिलरुबा चैनल ने हासिल कर ली वो फुटेज जिसमें रेहाम बनी गाला की गली में सब्जी फरोश से सब्जी खरीद रही है। नाज़रीन जरा देखिए, जब रेहाम ने सब्जी वाले से धनिया मुफ्त मांगा तो इमरान ने उसका भी सख्त बुरा बनाया। नाज़रीन, बासमती टीवी उस बकरे की फैमिली के पास पहुंच गया जो इमरान ने ईद वाले दिन कुर्बान किया था। नाज़रीन, रिमझिम टीवी ने वो कलम हासिल कर लिया जिसने इमरान ने तलाक पर दस्तखत किए थे। और नाज़रीन देखिए वो जूता जो पहनकर रेहाम ने बनी गाला के दहलीज पार की थी। खुदा के वास्ते यार, ये टीवी है या ये फ्री स्टाइल दंगल हो रहा है यार, ये WWF की फाइट चल रही है या खबरें सुनाई जा रही है। जुनैद साहब, आप भी मीडिया के आदमी हैं, आपके सामने हमारी बेइज्जती हो रही है। इसका कौन सा प्रॉपर्टी का काम है, ये भी मीडिया वाला ही है। भाई ये मीडिया की ही ताकत है कि रिमोट भी माइक बन गया है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।